चुड़ैल बनी दुल्हन। रंजन की उस दिन शादी हुई थी। उस रात रंजन छत पर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। वो भी क्या दिन थे यार, कॉलेज के सारे दोस्त एक साथ मस्ती किया करते थे। रंजन की दुल्हन आती है। सुनिए, मुझे अकेले नीचे डर लग रहा है, आप कब तक आएंगे? माफ कीजिए भाभी, हम भूल गए थे कि हमारे दोस्त की शादी हो गई है। चल भाई रंजन, हम भी निकलते हैं। ठीक है, उन्हें भेज दीजिए, मैं नीचे जा रही हूँ। ये रंजन भी ना, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए कि भाभी के साथ। हम शुरू हो जाते हैं तो रुकते नहीं। तुम्हें तो भाभी का ख्याल रखना चाहिए ना। चलो भाई चलो, नीचे चलो, मुझे भी घर जाना है। दोस्त निकल जाते हैं और रंजन कमरे में आता है। दुल्हन खिड़की के पास बाहर नजर लगाए खड़ी थी। नाराज हो गई क्या? आज ही तो शादी हुई है हमारी, हमें इतनी जल्दी लौटने की आदत नहीं। रंजन दुल्हन के पीछे जाता है। कल की, अरे कुछ तो बोलो। रंजन दुल्हन के कंधे पर हाथ रखकर उसको घुमाता है तो उसका चेहरा देखकर रंजन के होश उड़ जाते हैं। कौन हो तुम? तुम कल की नहीं हो, तुम कल की नहीं हो, भूतनी हो तुम, भूतनी। हाँ, मैं भूतनी हूँ। धोखा, तुम मेरी दुल्हन नहीं हो सकती। कल की कहाँ है जिससे मैं प्यार करता हूँ? मैं ही कल की हूँ। मतलब तुमने धोखे से मुझे अपने जाल में फंसाया, मुझसे प्यार का नाटक किया, और आज यह रूप, मतलब कल की इंसान नहीं भूतनी है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम निकलो यहाँ से। मैं निकल जाऊं? मैं भूतनी ही सही, पर तुम्हारी पत्नी हूँ। 7 जन्म निभाने का वादा किया है तुमने, और पहली रात ही घर के बाहर निकल जाऊं? पाप लगेगा, पाप। हे भगवान, क्या करूं? मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो और मेरी भूख मिटाओ। कैसी भूख? मैं तुम्हारे दोस्तों को खाना चाहती हूँ। यह क्या बक रही हो? वो दोस्त है मेरे। और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरी हर जरूरत पूरी करने की कसम खाई है तुमने, ईश्वर साक्ष। अब अगर भूख नहीं मिटाई तो पाप लगेगा, पाप। हे भगवान, मैं तो बड़े ही धर्म संकट में फंस गया। मैं अब सो रही हूँ, पूरी रात है तुम्हारे पास। सोच लो, अमावस की 3 रातें, तुम्हारे 3 दोस्त। अगर तुमने दोस्तों की कुर्बानी दी तो मैं 3 अमावस के बाद खुद चली जाऊंगी और तुम्हें शादी के बंधन से मुक्त कर दूंगी। और मैंने मना कर दिया तो जिंदगी भर तुम्हें इस विवाह के बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर दुल्हन सो जाती है और रंजन रात भर सोचता रहता है। सुबह होती है तो रंजन दोस्तों से मिलने जाता है। रंजन, इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? मुझे तुम तीनों से जरूरी बात करनी है। ऐसा कहकर रंजन तीनों दोस्तों को सारी हकीकत बता देता है। रंजन की बात सुनकर दोस्त चौंक जाते हैं। तुम ही बताओ यारो, अब मैं क्या करूं? तू चिंता ना कर रंजन, हम तुम्हें इस विवाह से मुक्त करने के लिए तैयार हैं। आज अमावस की रात है, पहली कुर्बानी मैं दूंगा। रात होती है, कुंदन रंजन के घर पहुंच जाता है। भाभी कहाँ है रंजन? वो कमरे में है। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ। रुक कुंदन, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ठीक से गले तो मिल लूं। दोनों दोस्त रोते हुए एक दूसरे के गले लगते हैं। खुद को संभाल रंजन, आता हूँ मैं। कुंदन कमरे में चला जाता है। दुल्हन कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। वापस जाना चाहते हो? नहीं, मेरे साथ जो करना है करो, मैं तैयार हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। दुल्हन भयंकर भूतनी बन जाती है और कुंदन को खा जाती है। ठीक इसी प्रकार
दुल्हन कैलाश और रमेश को भी खा जाती है। तीनों को तो निकल गई, अब मुझे भी निकल जा। मुझे इस विवाह से नहीं, इस संसार से मुक्त कर दे। अब मैं जी कर क्या करूंगा? धैर्य रखो, पूर्णिमा की रात सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिर पूर्णिमा की रात आ ही जाती है। आसमान में चांद खिल उठता है। बताओ, क्या बताना चाहती हो? पूछोगे नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? अब पूछकर क्या फायदा? मेरे दोस्त थोड़ी वापस आने वाले हैं। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। 100 साल पहले की बात है। मनोहर नाम का मेरा प्रेमी था। मैं उससे बहुत प्रेम करती थी। एक रात मनोहर और मेरी शादी हो गई। वो अमावस की रात थी। शादी होने के बाद मुझे मनोहर का असली चेहरा मालूम हुआ। मनोहर और उसके तीनों दोस्तों ने मिलकर मुझ पर अत्याचार किए और फिर मुझे मार डाला। लेकिन मरने के बाद मैंने बदला लेना चाहा, तो मनोहर और उसके तीनों दोस्त आग से जलकर पहले ही मर गए थे। मैं बदले की आग में 100 साल से जलती रही, पर आग कम ना हुई। फिर क्या हुआ? फिर मुझे तुम मिले, तुम्हारे तीनों दोस्त मिले, और मैंने निश्चय किया कि मैं तुम सबको खत्म करके अपने बदले की आग शांत करूंगी। इसीलिए मैंने तुमसे प्यार किया और शादी भी। तुमने मेरे तीनों दोस्तों को मार दिया। अब बचा मैं। मुझे भी मार दो, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। नहीं रंजन, तुम्हारे दोस्तों को मारने के बाद मुझे पता चल गया कि इस दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे दोस्त देवता थे, तुम भी बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें नहीं मार सकती। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, मुझे भी मार दो। मैं अकेला नहीं जी सकता। मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ रंजन। क्या तुम जा रही हो? मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे तीनों दोस्त तुम्हें लौटा कर जा रहे हैं। मेरे बदले की आग अब शांत हो चुकी है। अब मुझे किसी से बदला नहीं लेना। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं रंजन। अलविदा, अलविदा। ऐसा कहकर दुल्हन गायब हो जाती है। तभी रंजन को आवाज आती है, अरे रंजन, कहाँ हो तुम? रंजन बाहर आता है तो देखता है कि तीनों दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। रंजन भागता हुआ जाता है और तीनों से लिपट लिपट कर रोने लगता है। पत्नी बनी चुड़ैल। बहुत समय पहले किसी शहर में संजना और अनिल नाम के पति पत्नी रहते थे। एक दिन उनके पड़ोस में रूही और विवेक नाम के पति पत्नी रहने आए और पहले दिन ही उनका संजना और अनिल से झगड़ा हो गया। क्या तुम्हें गाड़ी खड़ी करने नहीं आती? पता नहीं लोग गाड़ी खरीदते ही क्यों हैं। इस तरह रोज छोटी छोटी बातों पर उनका रूही और विवेक से झगड़ा हो ही जाता था। इस सब से तंग आकर एक दिन अनिल ने संजना से कहा, मैं सोच रहा हूँ हमें जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। लेकिन झगड़ा तो वो हमसे करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही रूही से इस बारे में बात जरूर करूंगी। रूही, हम तुमसे इतने प्यार से बात करते हैं, फिर भी तुम हमसे झगड़ा करती रहती हो। तुम्हारा मतलब क्या है कि हम तुमसे बेवजह झगड़ते हैं? हमारे पास तुमसे लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? इस तरह एक बार फिर उनका झगड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद रूही वहाँ से चली गई और संजना दुखी मन से वहीं बेंच पर बैठ गई। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। बेटी, जो औरत तुमसे लड़ रही थी, असल में वो चुड़ैल है। क्या? हाँ, शहर के बाहर जंगल में एक गुफा है, वहाँ एक बहुत अच्छी चुड़ैल रहती है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। संजना जंगल में चुड़ैल के पास आई। उसने चुड़ैल को सारी बात बताई और कहा, लेकिन मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ,
मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। एक काम करो, तुम मुझे अपने शरीर में आने दो। तुम्हारे शरीर में आकर मैं तुम्हारी पड़ोसन चुड़ैल को मार दूंगी और फिर तुम वापस मुझे यहीं छोड़ जाना। संजना को चुड़ैल का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो तुरंत मान गई। ठीक है, अब तुम मेरे साथ साथ बोलो, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर, एक हो जाए हमारा शरीर, एक हो जाए हमारा शरीर। संजना के ऐसा कहते ही चुड़ैल उसके अंदर आ गई और फिर संजना चुड़ैल को लेकर अपने घर आ गई। चुड़ैल जी, वो रहा उस रूही चुड़ैल का घर, चलो उसके घर चलते हैं। तुम तो बहुत भोली हो। अब ऐसे क्यों हंस रही हो? क्योंकि रूही चुड़ैल नहीं है, चुड़ैल तो मैं हूँ। पार्क में उस बूढ़ी औरत के रूप में मैंने ही तुम्हें अपने पास बुलाया था। क्या? असल में मेरा वो शरीर बहुत बूढ़ा हो गया था, इसीलिए तुम्हारे शरीर में आने के लिए मैंने ये सारा खेल रचा। अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह चुड़ैल ने जाल बिछाकर संजना के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसी रात जब अनिल ने कहीं और शिफ्ट होने की बात कही तो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और बोली, कौन संजना? मैं तो चुड़ैल हूँ। अब तुम्हारी पत्नी के शरीर पर मेरा कब्जा है। क्या मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई? अब तुम्हें इस चुड़ैल पत्नी के साथ ही रहना पड़ेगा। अनिल को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन अनिल ने एक प्लान बनाया। वो उस चुड़ैल से बहुत प्यार से बात करने लगा। चुड़ैल जी, अच्छा हुआ आपने संजना के शरीर पर कब्जा कर लिया। वैसे भी मुझे संजना कौन सी अच्छी लगती थी। आज से आप ही मेरी पत्नी हो। क्या मैं तुम्हारी चुड़ैल पत्नी हूँ? हाँ, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कहीं आपको संजना के शरीर से कोई निकाल तो नहीं देगा। मुझे इस शरीर से कोई नहीं निकाल सकता। फिर भी कोई तो तरीका होगा जिससे आपको खतरा है। ऐसी तो बस एक ही चीज है, वो है मेरी छड़ी, जिसे मैंने अपनी गुफा में छिपा कर रखा है। अगर कोई मेरी जादू की छड़ी तोड़ दे तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। अगली सुबह जब चुड़ैल गहरी नींद में सो रही थी तब अनिल चुड़ैल की गुफा में गया और जल्दी से उसकी जादुई छड़ी लेकर आ गया। अनिल, तुम मेरी छड़ी के साथ क्या कर रहे हो? चुड़ैल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहकर अनिल ने छड़ी तोड़ दी। छड़ी के टूटते ही चुड़ैल संजना के शरीर से बाहर आ गई और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। इस तरह पहले चुड़ैल ने अपनी चालाकी से अनिल की पत्नी के शरीर पर कब्जा किया और फिर अनिल ने अपनी चालाकी से अपनी पत्नी को चुड़ैल से छुड़वाया। देवाशीष अपनी पत्नी जेनी के साथ यूएस में रहता था। उसके माता पिता नहीं थे, बस एक दादा थे जो पूना में रहते थे। देवाशीष साल में एक बार जेनी को लेकर दादा से मिलने आया करता था। एक दिन देवाशीष को इंडिया से कॉल आया और देवाशीष फौरन जेनी के साथ इंडिया आया।
दोनों पूना दादाजी के घर पहुँचे तो लोगों की काफी भीड़ थी, पुलिस भी मौजूद थी। मौत 15 दिन पहले हुई है। अकेले रहते थे इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया। बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने खबर की। देवाशीष और जेनी अंदर आए और लाश को लिपटकर रोने लगे। दादाजी, ये क्या हो गया? मेरे शादी में चलते तो ये सब ना होता। क्यों यहाँ रहने की जिद पड़ रहे, क्यों? देवाशीष और जेनी ने दादाजी का क्रियाकर्म किया और कुछ दिन इंडिया में ही रहने का फैसला किया। दादाजी तो नहीं रहे, अब उनकी ये प्रॉपर्टी बेचकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। जैसा तुम ठीक समझो। जेनी और देवाशीष दादाजी के घर में रहने लगे। एक सुबह दोनों सो रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। देवाशीष ने दरवाजा खोला तो सब्जी वाली खड़ी थी। साहब सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। सॉरी, नहीं चाहिए। देवाशीष और जेनी को अमेरिकन खाने की आदत थी। वो रोज अमेरिकन खाना ऑर्डर करते रहे और खाते रहे, लेकिन सब्जी वाली भी रोज सुबह दरवाजे पर दस्तक देती रही। साहब सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। देवाशीष रोज उसे मना करता रहा, फिर भी वो रोज आती रही। एक दिन देवाशीष का पेट खराब हो गया और उसने जेनी से कहा, जेनी, हम इंडिया में हैं तो हमें यहीं का खाना खाना चाहिए। अमेरिकन खाना यहाँ के क्लाइमेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हम कल सब्जी वाली से सब्जी ले लेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। जेनी और देवाशीष सो रहे थे कि अचानक उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दोनों जाग गए। अब इस वक्त कौन है? मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर देवाशीष ने जाकर दरवाजा खोला तो वही सब्जी वाली खड़ी थी। तुम तो सुबह आती हो ना, अब रात में भी आना शुरू कर दिया। ये कोई टाइम है आने का? देवाशीष चिल्लाया तो जेनी वहाँ आ गई और वो भी सब्जी वाली को देखकर चकित हो गई। आपको सब्जी खरीदनी थी तो सब्जी लाई हूँ। ठीक है, लाओ इधर। देवाशीष ने सब्जी की टोकरी ले ली और जेनी को सौंप दी। ये अंदर रखो और आते वक्त पैसे भी लेकर आना। जेनी टोकरी लेकर अंदर आई। उसने टोकरी रखकर उसका ढक्कन खोला तो उसका दिल दहल गया। टोकरी में सब्जियां नहीं, हड्डियां भरी थी। वो फौरन देवाशीष की तरफ भागी। इधर देवाशीष सब्जी वाले से बात कर रहा था। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि हमें सब्जी खरीदनी थी? क्योंकि मैं इंसान नहीं, भूत हूँ। अचानक सब्जी वाली भयानक भूत बन गई। देवाशीष की आंखें फटी की फटी रह गई। भागते हुए जेनी आई और उसने भी सब्जी वाली का रूप देखा तो वो मूर्छित हो गई। जेनी, संभालो खुद को। देवाशीष ने जेनी को संभाला और दरवाजा बंद कर दिया। सब्जी वाली भूतनी हंसते हुए गायब हो गई। जेनी को लेकर कांपता हुआ देवाशीष अंदर आया। उसने जेनी को सोफे पर बिठाया। जेनी, डरो मत, मैं पानी लाता हूँ। देवाशीष पानी लेने किचन में भागा और अंदर का नजारा देखकर वहीं थम गया। सब्जी की टोकरी पर एक जवान लड़की का भूत रो रहा था। देवाशीष को देखकर लड़की का भूत रोते रोते उसकी तरफ बढ़ने लगा। देवाशीष चिल्लाने लगा, जेनी भागो, खतरा है यहाँ। ऐसा कहकर देवाशीष हॉल में भागा तो सोफे पर जेनी नहीं थी। जेनी, कहाँ हो तुम? तभी देवाशीष को एक कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। देवाशीष कांपते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ा तो उसने देखा सब्जी वाली का भूत जेनी से जमीन खुदवा रहा है। खोदो खोदो, गहरा खोदो। अचानक देवाशीष को पीछे से किसी ने धक्का दिया। वो कमरे में आ गिरा। उसने पीछे देखा तो पीछे जवान लड़की का भूत खड़ा था। आ गए तुम भी खोदो। आप दोनों कौन हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? खुदाई करो, सब समझ जाओगे। देवाशीष और जेनी रोते हुए कमरा खोदने लगे। गहराई में जाते ही दो कंकाल बाहर आए। कंकाल देखकर दोनों चौंक गए। ये कंकाल किसके हैं? यहाँ कैसे आए? एक कंकाल मेरा है और एक कंकाल मेरी बेटी का। हम मर चुके हैं। हमें यहाँ दफना कर मार दिया था तेरे दादा ने। झूठ कह रही हो? झूठ लगता है तो मेरी इस बेटी से पूछो जो रो रही है। मेरी बेटी तुम्हारे दादा को सब्जी बेचने आई तो उसने इसके साथ गंदा काम किया। मैं उसे बचाने भागी तो उसने मेरे साथ भी जबरदस्ती की
और हमें मार कर यहाँ दफना दिया। हमने कसम खाई कि तुम्हारे दादा के साथ साथ तुम्हारा पूरा वंश मिटा देंगे। दादा को तो मिटा दिया, अब तुम्हारी बारी है। ऐसा कहकर दोनों भूतनियों ने देवाशीष और जेनी को पकड़ लिया। गला दबाकर तड़पा कर दोनों को मार दिया और उसी गड्ढे में दफन कर दिया। भूतिया आईना। बहुत समय पहले कॉलेज की दो लड़कियां मेनका और सुनैना एक नए शहर में पढ़ने के लिए आई। उन्होंने कॉलेज के पास ही एक मकान ले लिया और अपने सामान के साथ वहाँ शिफ्ट हो गई। आखिर हम अपने नए घर में आ ही गए। हाँ, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ मेनका। आज तुम खाना बना लो प्लीज, मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है। सुनैना नहाने का सामान लेकर बाथरूम में आई। तभी उसे बाथरूम में बड़ा सा शीशा लगा हुआ दिखाई दिया और वो शीशे में खुद को देखने लगी। ये शीशा तो बहुत अच्छा है, मैं इस शीशे में बहुत अच्छी दिख रही हूँ। दूसरी तरफ मेनका ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था और फिर सुनैना को आवाज लगाई, सुनैना आ जाओ, खाना रेडी है। लेकिन बहुत आवाज लगाने पर भी सुनैना नहीं आई। मेनका उसे ढूंढती हुई बाथरूम तक आ गई। सुनैना, अब नहा लिया हो तो आ भी जाओ। लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो मेनका ने दरवाजे को हाथ लगाया। उसके हाथ लगाते ही दरवाजा खुल गया। मेनका ने देखा तो सुनैना अंदर नहीं थी। वो पूरे घर में सुनैना को ढूंढने लगी, लेकिन उसे सुनैना कहीं नहीं मिली। वो जोर जोर से रोने लगी। सुनैना तुम कहाँ हो? उसकी आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी उसके घर आ गए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं आज ही अपनी सहेली के साथ यहाँ रहने आई हूँ, लेकिन पता नहीं सुनैना कहाँ चली गई। तुम चिंता मत करो, आओ हम उसे मिलकर ढूंढते हैं। तभी अचानक सुनैना बाथरूम से निकलकर बाहर आती है। सुनैना, तुम बाथरूम में थी? लेकिन मैंने तो बाथरूम में चेक किया था। तुमसे कुछ गलती हो गई होगी, मैं तो बाथरूम में ही नहा रही थी। चलो छोड़ो वो सब, आओ खाना खाते हैं। फिर जैसे ही वो खाना खाने लगे, सुनैना खाने पर टूट पड़ी। वो ऐसे खाना खा रही थी जैसे उसने कई सालों से खाना ना खाया हो। सुनैना, ये तुम कैसे खा रही हो? चुप करो, मैं ऐसे ही खाना खाती हूँ। तो तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे डर लग रहा है। अगले दिन मेनका ने सुनैना से कहा, सुनैना मैंने नहा लिया, अब तुम भी नहा लो। मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मुझे दोबारा नहाने के लिए मत कहना। सुनैना के व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव को देखकर मेनका को चिंता होने लगी। एक दिन मेनका सुनैना के नाम का प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर गई। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, पिछले कुछ दिनों से मेरी सहेली सुनैना बहुत बदल गई है। ना वो मुझसे ठीक से बात करती है और ना नहाती है, और खाना तो वो एकदम जानवरों की तरह खाती है। तुम चिंता मत करो बेटी, उसे ये भगवान पे चढ़ाया हुआ प्रसाद खिलाना, वो ठीक हो जाएगा। प्रसाद लेकर मेनका घर आ गई। सुनैना, मैं मंदिर से तुम्हारे लिए प्रसाद लाई हूँ। ये कहकर मेनका ने जैसे ही सुनैना के हाथ में प्रसाद रखा, सुनैना ने प्रसाद को जमीन पर फेंक दिया और वो गुस्से में चिल्लाने लगी, मुझसे दूर करो प्रसाद, नहीं चाहिए, दूर हो जा मुझसे। सुनैना के हाव भाव और डरावनी आवाज सुनकर मेनका समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो पड़ोसियों के पास गई और उन्हें पूरी बात बताकर उन्हें अपने साथ ले आई। मैं जानती हूँ तुम सुनैना नहीं हो, मेरी सहेली के शरीर को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर सुनैना डरकर बाथरूम में भाग गई। मेनका और बाकी सभी उसका पीछा करते हुए बाथरूम में आ गए। फिर अचानक सुनैना अपने असली भूतिया रूप में आ गई और हंसते हुए बाथरूम में लगे शीशे के अंदर चली गई। तुम भूतनी हो। तुमने सही कहा, मैं शीशे की दुनिया की भूतनी हूँ। प्लीज
हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस मुझे ये बता दो कि सुनैना कहाँ है। उसे तो मैंने पहले ही मार दिया था और इतने दिनों से उसकी जगह मैं तुम्हारे साथ रह रही थी। ये रही तुम्हारी सहेली सुनैना। अपनी सहेली को मरा हुआ देखकर मेनका को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए चुपचाप खड़ी ये सब देखती गई। इस तरह शीशे की दुनिया में आई बाथरूम की भूतनी सुनैना को मारकर अपने साथ ले गई।